आपको वो अरुण जी की वो याद है ऑन NJAC वर्डिक्ट, डेमोक्रेसी कैन नॉट बी टायरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड? मेरे को आज अरुण जी का वो याद आ रहा है, बहुत सारी चीजें याद आ रही है. टर्मिंग एज erroneous logics given by a 5-judge constitutional bench, Jaitley warned that democracy could be in danger if the elected are undermined. That was him. But ये collegium और NJAC का difference क्या आज सबसे ज्यादा, और मैं चाहता हूं नलिन जी हिंदी में अगर आप समझाएं कि आखिरकार फर्क क्या है, अगर आज NJAC होता तो क्या फर्क होता? नलिन कोहली जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऐश्वर्या. इसमें यदि आप याद करेंगे तो 1977-81 तक हमारे यहाँ हमारे संविधान के तहत अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217 के तहत बेसिकली सरकार जो है तय करती थी जज कौन बनेंगे. फिर 1977 में 75 से 77 में जब इमरजेंसी लगी तो सुपर सेशन ऑफ जजेस शुरू हुआ. जस्टिस HR खन्ना, उन्होंने ADM जबलपुर के केस में डिसेंटिंग जजमेंट दिया था, जिसमें आपको याद होगा कि उन्होंने ये कहा कि इमरजेंसी आपातकाल लगने के बावजूद भी आपके मूलभूत अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स वो बंद नहीं हो सकते, उन पर रोक नहीं लगाई जा सकती. उसके बाद उनको सुपरसीड किया गया. और यदि आप नोट करें तो 81, 93, 1993 और 98 इनमें 3 जजमेंट्स के आधार पे कॉलेजियम सिस्टम स्थापित हुआ, जिसमें न्यायपालिका ने तय किया कि हमें अपने आप पर बचाव करना है, बचना है फ्रॉम इंटरफियरेंस. लेकिन समय के जाते आगे बढ़ते बढ़ते जब कॉलेजियम सिस्टम पे प्रश्न उठने लगे कि पारदर्शिता की कमी है, कॉलेजियम सिस्टम पे प्रश्न उठने लगे कि हाँ वैसे सिस्टम चल रहा है, अच्छे जज भी आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें रामास्वामी थे, ऐसे कई जजेस थे, तो उसमें फिर एक प्रश्न उठा कि क्या वापस कोई नया सिस्टम आना चाहिए. तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने NJAC बिल को लाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. वो कोर्ट में मामला गया और कोर्ट में 5 जजेस की एक बेंच ने, जिसमें एक जज ने डिसेंट किया जस्टिस चेलामेश्वर, उसे रद्द कर दिया. तो NJAC एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस था कि दोनों, चाहे आप कार्यपालिका विधानपालिका की बात करें और न्यायपालिका की बात करें, दोनों के बीच में कुछ समन्वय के आधार पे अपॉइंटमेंट्स दोनों के बीच हो. तो ये बात जो है रह गई. अब जब ये घटना घटी है तो इसकी जांच हो रही है. तुरंत कॉलेजियम ने और हमारे मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस संजीव खन्ना, बाकी जो 4 वरिष्ठ जज हैं, जस्टिस गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ओक और जस्टिस विक्रमनाथ, उन्होंने तय किया भाई जल्द से जल्द एक यहाँ पे इंक्वायरी हो. 3 वरिष्ठ जज उसमें बने हैं, इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू किया. जस्टिस वर्मा को वापस एक रूप से वापस वहीं भेजा गया जहां से वो आए थे, वो इलाहाबाद. right? और एक प्रकार से ये भी देखा जा सकता है कि दिल्ली में रहते हुए शायद एक इंटरफेरेंस का एलिगेशन जो है वो ना बने. लेकिन हाँ, ये प्रश्न वापस जागृत हो गया है कि क्या आगे जाते हुए इसमें और विचार करना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम में. पहली बात. एक और बात कहूंगा, ये जो दृश्य है नोट जलने के, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दृश्य ऐसे कभी किसी ने देखे नहीं है. कभी भी इस प्रकार के दृश्य जहां मतलब ये इतने पैसे हैं, कितने लोगों का अच्छा हो सकता है, कितने गरीबों का पेट भर सकता है, ये आग में जल जाए और उस पर इस प्रकार की संगीत, कितने बुरों का अच्छा हो गया इन पैसों की वजह से, आप ये समझिए. क्योंकि जो आरोप है वो ये है कि कितने केसेस, अब आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पे क्या है, लोग कह रहे हैं, सोचिए, एंड आई एम गोइंग टू द ऑनरेबल जस्टिस राइट नाउ, आई एम गोइंग टू जस्टिस BA खान, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नलिन जी, आ रहा हूं वापस. जस्टिस खान, अगर ये कोई आम आदमी होता, कोई भी होता, और एक ऑनरेबल जज के अलावा, जस्टिस खान प्लीज ऑन है, थैंक यू. जस्टिस खान, अगर ये होते कोई और, ED आ गई होती, पुलिस आ गई होती, ED आ गई होती, प्राइमा फासे केस खुल गया होता, इतने नोट जल रहे हैं, अभी तक बात सिर्फ ये हो रही है कि मेरे को फंसाया जा रहा है खान साहब या नहीं. नोट मिले हैं ये पता है, लेकिन एक देयर इज नो डॉक्यूमेंट, एक कागज नहीं है जस्टिस खान, एक कागज जिसमें लिखा हो ना दिल्ली पुलिस का ना फायर डिपार्टमेंट का. और फायर अफसर वहां
वी कैन ऑल हेयर हिम, हम उनको सुन सकते हैं कि गांधी जी में आग लग गई। मैं जस्टिस खान के पास जा रहा हूं, लेकिन जस्टिस आदित्य मित्तल या फिर जस्टिस अंसारी साहब, दोनों में से कोई भी जो मेरी आवाज सुन रहे हो, स्वप्निल कोठारी जी आ रहा हूं उसके बाद। सर, यस सर। जी जस्टिस साहब, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं। हाँ, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि इस मामले को जितना लाइटली लिया गया उतना लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए था। घटना सत्य है, और सबसे बड़ी जो कमियां हैं वो ये हैं कि उस स्टोर रूम की सफाई क्यों की गई। दूसरी कमी ये है कि उस स्टोर रूम सहित पूरे घर की और उनके अन्य आवास जो इलाहाबाद इत्यादि में हैं, उनकी सर्च ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा क्यों नहीं की गई। तीसरी बात यह है कि उनके मोबाइल और लैपटॉप जब्त क्यों नहीं किए गए, जो कि सामान्य परिस्थिति में होता है। आपने भी देखा होगा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट को रिबन लगा करके या रस्सी बांध करके उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, और अभी तक उनके किसी लॉकर इत्यादि की भी कोई जांच नहीं हुई है। तो ये सारी कमियां ऐसी हैं जिनकी भरपाई नहीं हो सकती। जस्टिस साहब, ये तो इसलिए हो रहा है ना, नहीं जस्टिस स्मिथ सर, ये तो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आनंद फानंद में कोलिजियम बनाया। कोलिजियम ने बोला नो आउटर इंटरफेरेंस। और बात समझिए आप, वो जो आउटर इंटरफेरेंस, इस डर से अगर बाहर बैठा कोई आदमी, मैं वो सोशल मीडिया की बात ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि दैट इज बेसलेस, कि ये इन्वॉल्व है, ये एमएलए इन्वॉल्व है, ये इसका बेटा इन्वॉल्व है, उसका ये इन्वॉल्व है, वो सब शगुफे हैं। दैट इज ऑल स्लैंडर, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। बट मैं कह रहा हूं नॉर्मल चीज ये है ऑनरेबल जज साहब कि अगर ऐसी कोई चीज होती है तो एजेंसीज इन्वॉल्व होती है। उन्होंने कहा नहीं, घेरा बनाओ, घेराबंदी करो, कोई अंदर ना घुस पाए। ऐसा क्या है इस घेरे में? यस, ऐसा क्या है जो आपको घेरा बना के रखना है कि यू आर अबव एवरीवन एल्स, यू आर अबव एवरीवन एल्स? व्हाई दिस जज साहब, व्हाई? देखिए ऐश्वर्य जी, कॉलेजियम के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी होते हैं और कॉलेजियम का अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन भी होती है। जहां तक अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन का सवाल है, मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, चाहे वो हाईकोर्ट जज हो, वो नियुक्ति के समय से बेईमान नहीं होता है, वो बाद में बेईमानी उसमें पनपती है। इसलिए इस मुद्दे को कॉलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट को लेकर के जो जोड़ा जा रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं। दूसरी बात ये कि कॉलेजियम का जो इंटरनल मैनेजमेंट है, कॉलेजियम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में ये जरूर होना चाहिए था कि उस घर को तुरंत सील किया जाता, उनके मोबाइल लैपटॉप कब्जे में लिए जाते, उनके पूरे घर की तलाशी ली जाती, उनके लॉकर्स की तलाशी ली जाती, उनके इलाहाबाद और अन्य स्थानों पर जो भी बंगले हैं उनकी तलाशी ली जाती। परंतु ऐसा सब कुछ नहीं किया गया, और किसके निर्देश पर उस स्टोर रूम की सफाई की गई ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। मान्यवर, वो जो नोटों के बोरे हैं, जो माननीय जज साहब का कहना है कि मुझे नहीं मालूम, मान्यवर वो कोई आटे, दाल, चावल या सब्जी का थैला नहीं है कि कौन रख गया। वो प्लेस माननीय जज साहब के कब्जे में था। उनके बिना अनुमति के उनके घर के किसी कोने में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था।